Hello everyone. So today we again have someone very special with us. इनकी जो जर्नी है काफ़ी स्पेशल है, एक टिपिकल एस्पायरेंट जैसी नहीं है, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी इंसाइट्स मिलने वाले हैं आज। तो जो आज हमारे साथ हैं उनका नाम है अमित कुमार सिंह। तो इन्होंने बैंकिंग एग्ज़ाम्स काफ़ी सारे दिए एंड करंटली इज़ वर्किंग एज अ मैथ्स ट्यूटर। तो आपको और डीप इंसाइट्स मिलने वाले हैं, तो और आपको थोड़ा जानने को मिलेगा कि अगर एग्ज़ाम क्लियर हो गया था तो वो जॉइनिंग इन्होंने क्यों नहीं ली। तो वो आज हम उस पर थोड़ा डीप डाइव करेंगे कि ऐसे भी कई बार इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ आपको कहीं और ले जाती है। सो हाय अमित। हेलो सर। हाय। तो अमित, सबसे पहले यही बताइए कि थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में, बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तरफ कैसे आए, कैसे वहाँ पे आपका रुझान बढ़ा कि भाई मुझे बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तरफ फोकस करना है। सर आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमसीए इन 2015 मैंने डिसाइड करा कि गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ चला जाए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे और मैं भी आई वाज गुड इन क्वांट। सो बैंकिंग सेक्टर रेगुलर इंटरवल्स पर एग्जाम्स लेते रहती हैं, तो आई कैन हैव सफिशिएंट टाइम, सफिशिएंट चांसेस टू क्रैक इट। देन आई started preparing for it and I was good in quant, as I said. ओके। तो अगर आई थिंक आपने प्रिपरेशन 2017 से स्टार्ट करी है, राइट। तो 2017 में आपने कौन कौन से एग्जाम्स दिए फर्स्ट टाइम, मतलब उस ईयर में? 2017 में मैंने IBPS क्लर्क दिया, फिर RRB क्लर्क, मीन्स PO, ये सब दिया। प्रीलिम्स देता था, प्रीलिम्स नहीं निकल पाते थे। उस समय मेरा स्ट्रैटेजी शायद मुझे पता नहीं था, तो जस्ट आई वाज गेनिंग द एक्सपीरियंस कि व्हाट इज एक्चुअली हाउ टू क्रैक इट। तो प्रीलिम्स ही दे पाता था मैं, मेंस नहीं जा पाता था। तो ऑब्वियसली मतलब वो सबके साथ ही होता है कि फर्स्ट जब अटेम्प्ट्स लोग देना शुरू करते हैं, किसी का प्रीलिम्स या तो निकल जाता है, मेंस नहीं निकलता, मेंस निकल जाता है तो इंटरव्यू क्रैक नहीं होता। तो अल्टीमेटली जैसे जब आपने RRB क्लर्क क्रैक कर लिया, तो उसमें ऑब्वियसली सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस रहता है, राइट। उसमें इंटरव्यू का कोई रोल नहीं रहता। तो क्योंकि आप खुद आप बता रहे हो कि आपकी क्वांट अच्छी थी, आपने एग्ज़ाम देने से पहले भी 2 साल क्वांट लोगों को पढ़ाया, यस। तो आ, आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस रही कि यार कहाँ मिस्टेक होती है, कहाँ गलतियाँ होती हैं? ऑब्वियसली हर एस्पायरेंट की अपनी एक जर्नी होती है, अपना एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, बट आपकी जर्नी में आपको ऐसा क्या लगा कि यार ये तो ठीक है पर ये मुझसे सही नहीं हो रहा है, इसको अब चेंज करना पड़ेगा? जैसे कि मैंने कहा, जब मैंने स्टार्ट किया एग्ज़ाम्स देना, तब मुझे लगा कि आई वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू द टाइम रिक्वायर्ड, मेरा स्पीड सफिशिएंट नहीं था। देन द मेन थिंग मैंने चीज़ जो ये किया तो वो था स्ट्रैटेजी शुड बी देयर फॉर प्रीलिम्स। जैसे कि होता है 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं क्वांट में, रीजनिंग में, तो ऑलमोस्ट विद इन अ मिनट यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस। सो मैंने कुछ अपने स्ट्रैटेजी बनाए, जैसे क्वांट में पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करने हैं, सिंप्लीफिकेशंस करने हैं, ताकि मुझे बाद में DI के लिए सफिशिएंट टाइम मिल सके। ओके। सिमिलरली रीजनिंग में पहले मुझे मिसलेनियस वगैरह करने हैं, ताकि बाद में सफिशिएंट टाइम मिल सके मुझे पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। ठीक है। वैसे ही इंग्लिश में पहले मैं ग्रामर्स वगैरह करता हूँ, फिर एट द लास्ट आई हैव सफिशिएंट टाइम टू रीड द RCs एंड अटेम्प्ट इट, लाइक दैट। द थिंग वाज द स्ट्रैटेजी। ओके। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी का जो की पॉइंट है वो यही रह जाता है। बहुत लोग मार्क्स के पीछे भागते हैं, तो मुझे लगता है कि DI पहले कर लेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, या फिर इंग्लिश में RC पहले कर लेंगे, बट केस उल्टा है। अगर आप ऐसा समझो कि अगर आपके RC में 10 मिनट निकल गए, या किसी पजल को सॉल्व करते करते कई बार लोगों के 10-12 मिनट निकल जाते हैं, तो मार्क्स तो जितने मिलने थे वो मिल जाएंगे शायद अगर आप पूरा सही भी कर लो। बट इशू है कि अगर आप अर्थमेटिक, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस अगर 10-15 सेट इनका पहले कर लेते तो 15 मार्क्स आपके वहाँ शॉर्ट आपको गारंटीड हो जाते हैं। राइट। तो आई थिंक यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी का रोल बहुत बड़ा आ जाता है। ठीक है, स्ट्रैटेजी ठीक है, वो हम सब मानते हैं कि स्ट्रैटेजी का रोल होता है, बट फिर हर एक एस्पायरेंट की अपनी एक जर्नी में वो ये डिस्कवर ज़रूर करता है कि ठीक है, मेरा शायद सिंप्लीफिकेशन अच्छा है, मेरी शायद DI पजल्स अच्छी हैं, या फिर मेरी इंग्लिश अच्छी है। तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स थे या टॉपिक्स थे इन पर्टिकुलर जहाँ पे आपको लगा कि मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा? जैसे कि कहा मैंने, क्वांट में जैसे DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें ऑलमोस्ट 2-3 टॉपिक्स आ जाते हैं,
जैसे परसेंटेज कवर हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस कवर हो जाता है, एंड केसलेट्स होते हैं, उसमें यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन एंड डेटा एंड ऑल। तो क्वांट में DI, और पजल्स में यू हैव टू बी पेशेंट दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड अ सफिशिएंट टाइम एंड कि आप हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो पैनिकनेस वाली बात आती है। दैट्स वाई आई टोल्ड कि पहले पजल्स नहीं करता था मैं, पहले मैं मिसलेनियस कर लेता था, ताकि दिमाग में ये रहे कि हाँ ओके, आई हैव सफिशिएंट टाइम टू स्पेंड ऑन पजल्स एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस आई हैव डन इट लाइक दैट। श्योर। तो जैसा कि आपने ये भी बताया था कि जैसा हमने बोला कि आपकी RRB क्लर्क आपने क्रैक कर लिया था, आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल गई थी, बट आपने बताया कुछ शायद कोई रीज़न रहा जिसकी वजह से आपने ज्वाइनिंग नहीं ली, तो उसका कुछ स्पेसिफिक रीज़न आप बता पाओगे? एक्चुअली मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने RRB क्लर्क छत्तीसगढ़ से फिलअप किया था फॉर्म। देन आई क्रैक्ड इट, आई गॉट द फाइनल सिलेक्शन, बट जब मैं वहाँ मेरा एक्चुअल ये हुआ, ज्वाइनिंग हुई, तो एक्चुअली द ब्रांच वाज बहुत रिमोट एरिया में थे और हेल्थ इश्यूज मेरे आने लगे। तो मुझे अल्टीमेटली बहुत बार मैंने सोचा कि इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, इट्स आई शुड नॉट लीव, but ultimately the situation that was that I left and decided to go forward for PO. श्योर। तो ऑब्वियसली वो ज्वाइन नहीं कर पाए, बट अमित से आपको और जो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो अमित इज समवन जो डेली आप मॉक टेस्ट देते हो, जो क्वेश्चंस आप देखते हो, अमित एक्चुअली क्रिएट्स देम। मतलब वो अब जिस प्रोफेशन में है वो रोज़ हर एग्ज़ाम के पैटर्न को एनालाइज करते हैं, चाहे आप PO एग्ज़ाम ले लीजिए, क्लर्क लेवल एग्ज़ाम्स ले लीजिए, या इनफैक्ट आप थोड़ी बहुत रेगुलेटरी एग्ज़ाम्स भी ले लीजिए। तो अमित का एक्सपीरियंस इतना वास्ट है कि आज हम उनसे ये भी पूछेंगे कि एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कैसे रहती हैं। तो अमित, क्योंकि आप क्वेश्चंस खुद डिज़ाइन कर रहे हो फ्रॉम एक्चुअल स्क्रैच, राइट। कि उसमें आप यूनिट से लेके, नंबर्स से लेके, लैंग्वेज से लेके सब देख रहे हो। सो अगर आप एनालाइज करो, अगर हम क्वांट सेक्शन की बात करें, एक या PO या क्लर्क लेवल की, तो हाउ, मतलब एक एग्जामिनर क्या सोच के उस क्वांट सेक्शन के क्वेश्चंस को डिज़ाइन कर रहे हैं? ईजी होंगे, कितने ईजी होंगे, कितना परसेंटेज हार्ड क्वेश्चंस होंगे, कितना मीडियम लेवल होंगे? तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि हाउ डज वन डू इट? एज फार एज मेरा एक्सपीरियंस है, क्वांट में वी हैव टू टेक केयर ऑफ द डेटाज फर्स्ट। अगर हम लोग क्लर्क लेवल का क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इट शुड बी ईजियर फॉर द स्टूडेंट्स टू और द कैंडिडेट्स टू मैनिपुलेशंस और सिंप्लीफिकेशंस में डेटा ईजियर हो, मतलब पॉइंट्स में ना आए वैसा। और हाँ, लेवल्स जैसे PO के लिए, PO मेंस के लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं, तो ऑब्वियसली दे हैव टू थिंक अ लॉट, दे शुड एंड द प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड सी द साइकोलॉजी कैंडिडेट का होता है कि टाइम भी जा रहा है और क्वेश्चन का लेवल भी है, एंड ही हैज़ टू सॉल्व इट करेक्टली। तो वो पैरामीटर्स, सारे पैरामीटर्स लेके हम लोग वो डिज़ाइन करते हैं लेवल्स। ओके। तो अभी नेक्स्ट ये बात करते हैं कि जैसे आपके भी पहले प्रीलिम्स थोड़े बहुत निकले, मेंस नहीं निकल रहा था, तो प्रीलिम्स में ठीक है एक्यूरेसी चाहिए, स्पीड चाहिए, बट मेंस में सब कुछ आ जाता है। मेंस में क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा है, 2.5 से 3 घंटे के एग्जाम्स होते हैं, क्वेश्चंस का लेवल भी ऑब्वियसली बहुत बढ़ जाता है। तो हाउ डज वन मैनेज ये जो प्रीलिम्स और मेंस का बैलेंस है? क्योंकि जैसी नोटिफिकेशन आती है, प्रीलिम्स मान लीजिए 1-2 महीने में हो गया, मेंस जैसे एडमिट कार्ड आएगा, मेंस के लिए कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी 30 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही मिलता है। तो इसको आपने कैसे बैलेंस किया कि यार प्रीलिम्स और मेंस के को इकट्ठा करा या सेपरेटेड ही रखा? हाउ डिड यू अप्रोच इट? प्रीलिम्स हो या मेंस, मेरा स्ट्रैटेजी ये रहता था कि कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर फॉर यू। कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए आपकी। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक प्रीलिम्स में ऑब्वियसली स्पीड मैटर करता है, बट मेंस में भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू विल डू इट। जस्ट यू हैव टू बी पेशेंट दैट यस whether it is high level and all, and you should think that सारे कैंडिडेट्स का अगर पेपर टफ है तो सारे कैंडिडेट्स के लिए टफ है। यू शुड नॉट पैनिक एंड यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, यू हैव द बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, देन गो फॉर इट एंड आप लगे रहो, हो जाएगा। यू शुड नॉट पैनिक, दैट इज द थिंग फॉर द मेंस।
तो आई थिंक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बच्चे क्योंकि चीज़ें जल्दी करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि एक बारी में हो जाए, सबकी अपनी अपनी जर्नी हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी का पहले अटेम्प्ट में निकला, मेरा नहीं निकला, पर हम उन स्टोरीज को भूल जाते हैं जिन कई बार लोगों को 3-3-4 साल भी लग जाते हैं। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आप शॉर्टकट से मत फंसो, आप अपने कॉन्सेप्ट फ्रॉम डे वन, अगर आपके डे वन भी क्लियर नहीं हुआ, आपको लगता है कि आपने 1-2 महीना स्पेंड कर लिया है और तब आपको पता लग रहा है मॉक्स देते टाइम या ऐसा कुछ करते टाइम कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, सो मे बी वन ऑफ द रीजंस इज कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आप वापस जो टेक्स्ट बुक है अपनी खोलो या जहाँ जैसे भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर रहेंगे, क्वेश्चन कितना भी ट्रिकी आ जाए, कुछ भी आ जाए, अल्टीमेटली यू विल फाइंड योर वे थ्रू इट। बिकॉज आपको जो मैनिपुलेशन क्वेश्चन से मिलेगा वो कभी कॉन्सेप्ट में नहीं मिलेगा, वो हमेशा डेटा, नंबर्स और जो भी और टेक्निकलिटीज़ है उनमें मिल सकता है। तो मूविंग फॉरवर्ड, तो ऑब्वियसली आपने फिर आगे इंटरव्यूज़ भी दिए थे कुछ एग्जाम्स के, हाँ। IPSP वगैरह के, तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपका कैसा था कि उसमें आपने क्या सीखा? हाँ, इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहता था, जैसे मैंने 2 इंटरव्यूज़ दिए, तो दोनों में मतलब यू शुड बी क्लियर विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बैंकिंग, जैसे CRR क्या होता है, NPA क्या होता है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। पैनल में 3 to 4 मेंबर्स होते हैं मिनिमम, में इट मे वैरी टू 4 or 5 मेंबर्स, एंड वट एवर यू नो यू शुड बी क्लियर इन दिस। अगर आपको नहीं आता है यू शुड से सॉरी, लाइक दैट। तो जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मुझसे लाइक HR क्वेश्चन ही पूछे गए थे और कुछ बेसिक बैंकिंग टर्म्स थे। अच्छा, तो इंटरव्यू में आई थिंक जितना मैंने और भी एस्पायरेंट से, क्योंकि मैं बात करता रहता हूँ, तो इंटरव्यू में आपको इम्प्रेस नहीं करना सामने वाले को। आप ये सोच के जाओगे कि भाई मैं हर चीज़ का आंसर दे दूंगा या फिर मैं स्मार्टली चीज़ों को मैनिपुलेट कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। सामने वाला जो है वो 30-40 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है। वॉट आई थिंक इज़ मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग योर कैरेक्टर, Right. कि आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसा हुआ है। तो अगर आप सामने वाले को घुमाने की कोशिश करोगे, मैनिपुलेट करोगे, तो वो समझ जाएगा। तो अल्टीमेटली यू शुड स्टिक विद योर गन्स, जो आपको आता है आप उसमें कॉन्फिडेंट रहो। वो भले ही उसमें आपको फिर ग्रिल करने की कोशिश करें, आप अपनी जगह कॉन्फिडेंट रहो कि नहीं, जो चीज़ मुझे आती है वो आती है, जो नहीं आता वो नहीं आता, कोई बड़ी बात नहीं। तो अभी जैसे आप फोकस करते हो कि क्वेश्चंस बनाने और इन सब में, सो अब मॉक्स पे चलते हैं थोड़ा, कि मॉक्स की स्ट्रैटेजी पे, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, मॉक्स में रेगुलर नहीं लगाते। कुछ बच्चे सिर्फ मॉक्स ही देते रह जाते हैं, परसेंटाइल नहीं बन पाती। सो हाउ डू यू बैलेंस आपकी प्रिपरेशन भी? अगर जैसे लेट्स सपोज एक कैंडिडेट है जिसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, वो हो सकता है इंजीनियर हो तो उसकी रीजनिंग कौन बहुत अच्छी है, इंग्लिश हो सकता है थोड़ी कमज़ोर हो, और एक तरफ दूसरा बच्चा है जिसने BCom करी हुई है और मैथ्स का ऐसा कोई खास बैकग्राउंड नहीं रहा, रीजनिंग, क्योंकि जनरली लोगों को क्वांट्स और रीजनिंग में ऐसा लगता है कि IQ या जिनका एप्टीट्यूड अच्छा होता है वो ज़्यादा बेटर करते हैं। एंड तो इन लोगों को कैसे अपनी प्रिपरेशन मैनेज करनी है, क्योंकि ये A और B इस टाइप के एस्पायरेंट्स होते हैं। सो हाउ डू दे मैनेज देयर प्रिपरेशन एज वेल एज मॉक्स, इन दोनों का बैलेंस वो कैसे करेंगे? पहले दे शुड बी क्लियर इन द कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ओके, एंड यस यू हैव टू गो फॉर द मॉक्स आपको देना है, बिकॉज दैट इज द एक्चुअल एग्जाम, जस्ट ट्रीट इट एज अ एक्चुअल एग्जाम, बिकॉज एक्चुअल एग्जाम में भी यू विल फील द सेम, ओके। सो आपने एग्ज़ाम दिया, मॉक देते रहोगे आप रेगुलर इंटरवल्स पे, तो आपको ये पता रहेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। एग्ज़ाम दे दिया आपने, मॉक दे दिया, उस पर एनालाइज करो आप एक एक क्वेश्चन पे, एक वेयर आर यू लैकिंग, एंड while attempting that particular type of question, how were you feeling, because the same feeling you will be having in the actual exam also, ठीक है। तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि हाँ मैंने दे दिया तो ओके दिस परसेंटाइल है, गो फॉर इट। कहाँ पर आप वीकनेसेस है वहाँ पर आप वर्कआउट करो, एंड डे बाय डे, यस रेगुलर, जैसे सर ने कहा रेगुलर मॉक्स देने बहुत ज़रूरी है। तो अब जैसे एक जो चीज़ें लोगों के दिमाग में रहता है, बिकॉज आप पर्सनली जब चीज़ें बैक एंड से देख रहे हो मॉक्स में कैसे कैसे चीज़ें डेवलप होती हैं, तो लोगों को ना कट ऑफ को लेके बड़ा एक इम्प्रेशन रहता है कि वो पिछले साल की कट ऑफ्स देखते हैं,
अपना दिमाग उसमें लगाने की कोशिश करते हैं कि 4 साल की कट ऑफ देख ली, जिसमें भी वेरिएशंस रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कट ऑफ में वेरिएशंस नहीं आते। तो आपको क्या लगता है कि ये पिछले साल की कट ऑफ देख के एक्चुअल में कुछ सीखने को मिलता है या फिर कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर आपकी मॉक्स के थ्रू प्रैक्टिस कर करके जजमेंट ऐसी हो जाए कि आप एग्ज़ाम डे वाले दिन डिसाइड कर पाओ पहले कि भाई मुझे कितने अटैम्प्ट्स लगाने हैं? आपका क्या ओपिनियन है उस पर? वो मॉक्स आप मॉक्स देते देते आपकी परसेप्शन हो जाती है कि यस यू कैन अटेम्प्ट दिस मच नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ऑल द सेक्शंस। ऐसे प्रीवियस ईयर पैटर्न प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स आई डोंट थिंक एनीथिंग मैटर्स, बिकॉज अगर टफ है यस द कट ऑफ विल बी लेस फॉर एवरीवन। अगर आसान है तो इट विल बी द कट ऑफ विल बी मोर। ओके, तो यू हैव टू बी पेशेंट। डजेंट मैटर लास्ट ईयर क्या कट ऑफ थी, यू शुड बी क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट्स। मॉक्स दिए हैं आपने, आपको पता है व्हाट इज योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स, गो फॉर इट। यस यू विल फील दैट कि हाँ क्लियर हो जाएंगे, एंड यू शुड नॉट वरी अबाउट द कट ऑफ्स एंड ऑल। तो आई थिंक बड़ा क्लियर कर दिया अमित ने कि आप कट ऑफ्स के मतलब एक वेब में मत फंसिए, मतलब कट ऑफ से परसेप्शंस मत बनाइए। अल्टीमेटली आपकी तैयारी डिसाइड करेगी आप उस दिन कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हो बाय जजिंग द पेपर ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर डे। क्योंकि कुछ नहीं कह सकते आप, मतलब आप अगर इस चीज़ का पैनिक अपने दिमाग में बना लोगे कि पेपर को देखते टाइम अगर वो हार्ड आया कि नहीं 70 अटेम्प्ट्स तो करने ही है या फिर 80 अटेम्प्ट्स करने ही है, तो फिर वो आपको स्कोर कार्ड में दिख जाएगा कि वो क्या रिजल्ट आने वाला है। तो बेटर है कि आप अपने आप कॉन्फिडेंट तभी बनोगे जितना आप प्रैक्टिस कर पाओगे, जितना चीज़ें कर पाओगे। तो आई थिंक मोर और लेस हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इफ़ यू गाइज वांट कि हमें और भी क्वेश्चंस कुछ पूछने चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अमित जाते जाते वन लास्ट क्वेश्चन कि ओवरऑल अल्टीमेटली जब आप फेलियर फेस कर रहे हो, जब सबकी अपनी अपनी जर्नी है, बट मोस्टली अगर मैं 90% एस्पायरेंट्स की बात करूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मोस्टली लोगों का प्रीलिम्स भी नहीं निकलता है, अगर निकल भी जाता है तो मेंस नहीं निकलता है। तो ऐसे टाइम में आप कैसे फिर अपने आप को कन्विंस करते हो कि यू हैव टू स्टिक टू इट, कि आप नहीं आगे भी प्रिपेयर करोगे और करते रहोगे? जैसे मैंने कहा कि आप यू शुड बिलीव ऑन योर सेल्फ दैट यस ये खुद आपको फील होगा ऑन द वे ऑफ प्रिपरेशन। आपको फील होगा, मॉक्स देते रहेंगे, आपको फील होगा कि यस इट इज़ यस आई कैन। तो यस दैट विल कंपेल यू नॉट टू गो बैक। ओके, फेलियर्स आएंगे बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट दैट यस यू विल, एंड यस यू विल प्रैक्टिस, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस मॉक्स देते रहें, दैट अपने आप पे भरोसा रखें, दैट्स इनफ आई थिंक। ऑल राइट, सो आई थिंक हम यहीं पे एंड करेंगे। सो थैंक यू अमित, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टुडेज टाइम। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब टू द प्रैक्टिस मॉक चैनल। एंड कमेंट सेक्शन में आप सब कुछ बताओ आपको अमित की स्टोरी कैसे लगी, आप और कैसे इंटरव्यूज़ देखना चाहते हो, और स्पेसिफिकली कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हो कि हम एस्पायरेंट से पूछें ताकि उनके आंसर्स आप तक पहुंच पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच, कीप प्रैक्टिसिंग and keep supporting us. Thank you so much. थैंक यू।